हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बी ई वी ए ई 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ के जून 2025 का जो पेपर आया हुआ था, यानी आपका सबसे ज़्यादा लेटेस्ट पेपर। आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? जुलाई 21 को, और जून 2025 का ये पेपर है। पिछले ही टर्म का पेपर है। ये पेपर आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में से आता है, यानी सबसे लेटेस्ट पेपर यही है। आज के इस वीडियो में मैं टोटल इस पेपर के 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपको डिटेल्ड वे में समझाने वाला हूँ। राइट। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर का लेवल थोड़ा टफ करके आता है। आपके लिए ये लेटेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में जो है ना आपको हर एक क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल्ड वे में कराऊंगा। यानी डिटेल्ड वे से कराने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ वर्ड्स, कोई लाइंस अगर कहीं पे भी कुछ डिस्कस करता हूँ, ऐसा होने का बहुत ज़्यादा ऐसा करने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि उसी लाइंस, उसी स्ट्रक्चर्स में से जो है क्वेश्चंस पूछ लिया जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। बी ई वी ए ई 181 जून 2025 का पेपर, ओरिजिनल पेपर जो इग्नो वालों ने बच्चों से पूछा था। यस, आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला है। 50 मार्क्स का पेपर होगा आपका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट? यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का ह्यूमन मॉडिफाइड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया एनवायरनमेंट का पार्ट है। पहला ऑप्शन है सिटीज, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रीज, तीसरा ऑप्शन है प्लांटेशंस एंड चौथा ऑप्शन है क्रॉप फील्ड्स। गाइज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब समझो क्यों ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर क्यों है, ये समझो। क्योंकि खेत की ज़मीन, जो क्रॉप फील्ड्स मतलब क्या होता है, खेत की ज़मीन। राइट। जो खेत की ज़मीन और मिट्टी जो है ना, नेचर की होती है। किसकी होती है? प्रकृति की, एनवायरनमेंट है वो। राइट। पर इंसान जो है वहाँ अपने हिसाब से फसल उगाता है, वहाँ अपने हिसाब से फसल उगाता है और एनवायरनमेंट को थोड़ा बदल देता है। यानी वो दे ग्रोज द क्रॉप एज पर देयर वांट, और दे ऑल्सो मॉडिफाई द फील्ड, यानी वो फील्ड को भी मॉडिफाई कर देता है। इनमें से जो फील्ड जो है एक टाइप का ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट है। क्योंकि जो क्रॉप फील्ड्स यानी जो खेत जो है ना, पूरी तरह जो है ना नेचुरल नहीं होते हैं, ये इंसान द्वारा जो है ना थोड़े मॉडिफाइड होते हैं। राइट। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन में। पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? इनमें से कौन सा जो है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है अपना 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से का पार्ट नहीं है? राइट। फर्स्ट ऑप्शन है गुड हेल्थ, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है नो पॉवर्टी, फोर्थ है सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी। गाइज, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी। यानी जो अपने जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने जो है ना 17 बोले तो 17 जो है ना, पूरे 17 एक फिक्स गोल्स बना लिए थे। उन्होंने टोटल 17 एक फिक्स गोल्स बना लिए थे, जिससे जो है ना, जिसका जिसका क्या क्या काम था, जैसे गरीबी हटाना, नो पॉवर्टी। राइट। और हेल्थ अच्छी करना, बोले तो गुड हेल्थ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। और सोशल, और जो है ना गुड हेल्थ करना। पर जो सोशल इक्विटी रहता है, सोशल इक्विटी के नाम का जो है ना कोई भी जो है ना अलग कोई गोल 17 गोल्स के लिस्ट में नहीं था। राइट। ये सब तो आता है इनमें से। इसका अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी, जो ऑफिशियल रूप से 17 एसडीजी में, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल नहीं है। राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीकम्पोजर? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का जो है डीकम्पोजर नहीं है? अर्थवॉर्म, फंजाई, वल्चर, हॉक।
सो गाइज इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज हॉक। हॉक को क्या कहते हैं? हॉक को हम हिंदी में क्या कहते हैं? बाज, राइट। सो यस गाइज, क्योंकि समझो, जो फंजाई हो गया, जो अर्थवर्म हो गया, राइट। अर्थवर्म बोले तो जो केचुआ होता है ना, उसकी बात हो रही है। सो फंजाई अर्थवर्म जो है ना, मरे हुए जानवरों या जो मरे हुए जो पौधे रहते हैं, उनको जो है ना सड़ने यानी डिकम्पोज का काम करता है, राइट। पर जो हॉक यानी जो बाज जो रहता है, ये एक टाइप का जो है ना शिकारी है, जो जिंदा शिकार करता है, राइट। यानी ये मरे हुए चीज़ों, उन सब चीज़ों को नहीं खाता है, राइट। नाउ सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज अबाउट, यानी बायोस्फीयर किसके बारे में है? सो 11,000 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द 9,000 मीटर अबव द मीन सी लेवल। सो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन में ही आपका, पहले ऑप्शन में ही आपका आंसर मिल गया। समझो क्यों? जो बायोस्फीयर रहता है ना, बायोस्फीयर वहाँ तक है जहाँ लाइफ बोले तो जीवन बच सकती है। यानी समुंदर की जो है ना सबसे सबसे जो गहरी खाई से लेकर जो है ना हवा की उस ऊंचाई तक जहाँ सांस ली जा सकती है, तो वो क्या है? दैट इज ऑल अबाउट बायोस्फीयर, राइट। यानी जीवन की जो ना लिमिट ओशन में 11,000 मीटर डीप से लेके जो स्काई यानी आसमान में जो है ना 9,000 मीटर ऊपर तक जो है ना जीवन है, राइट। यानी इसमें पूछ रहा है कि जीवन कहाँ कहाँ हो सकता है। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट, यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स रहता है वो कहाँ मिलता है? सो यस गाइज, ये मैंने बहुत बार आपको वीडियोस में समझा रखा हूँ, ये हमेशा हमेशा ट्रॉफिक लेवल 2 में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? ट्रॉफिक लेवल 2 पे। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। समझो क्यों? जैसे जो मान लो जो पौधे रहते हैं वो एक टाइप का प्रोड्यूसर्स रहते हैं। प्रोड्यूसर्स बोले तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो तो ट्रॉफिक लेवल 1 में आ जाएगा, राइट। वो ट्रॉफिक लेवल 1 में आ जाएगा। पर उन्हें जो खाने वाले जो शिकारी रहते हैं, यानी जो उन पौधे को जो खाने वाले जो भी शाकाहारी होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स रहते हैं, उनके ठीक बाद आते हैं यानी लेवल 2 में। सो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया? लेवल 2 में आते हैं। यानी लेवल 1 में तो वो आगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और लेवल 2 में कौन आगे? जो शाकाहारी होते हैं, यानी जो उन प्लांट्स को खाएंगे। सो दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द ट्रॉफिक लेवल 2। सो यानी हर शाकाहारी जानवर जो है ना हमेशा ट्रॉफिक लेवल 2 पर होता है। शाकाहारी बोले तो हर्बीवोर, राइट। नाउ क्वेश्चन 6। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर? सो गाइज, ये क्वेश्चन जो है ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। मैंने पिछले कई सालों के पेपर सॉल्व किया हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, राइट। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अबाउट 3%। यानी कि दुनिया का लगभग जो है ना 97%, 97% पानी जो है ना समुंदर में खारा है, बोले तो सॉल्टी है। सिर्फ लगभग जो 3% है, ओनली 3% ही जो है ना अवेलेबल है। बोले तो एक टाइप का जिसमें नमक वाला जो है ना पानी, पानी बिना नमक के पानी है, बोले तो फ्रेश वाटर है। सो हमारे पास यूज़ करने के लायक लगभग फ्रेश वाटर सिर्फ लगभग 3% ही अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन 7। डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस, यानी जो डेट्रिटस फूड चेन रहता है वो कहाँ से शुरू होता है? सो ये शुरू होता है विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। समझो क्यों? जो एक एक टाइप का जो है कार्बनिक पदार्थ के साथ जो रहता है, कार्बनिक मैटर होता है ये। समझो क्यों? जो ये वाली जो डेट्रिटस फूड चेन जो है ना, ये वाली फूड चेन जो है ना हरे पौधों से नहीं, बल्कि जो मरे हुए जो जानवरों और जो जो सड़े गले जो पत्तों से जो है ना वहाँ से शुरू होता है। सो अगर इसका बताऊँ, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर कोई जो है ना हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। सो ये सबसे पहला स्टेप होता है। सो इसका एक कोड आप याद कर सकते हो, डी फॉर डेट्रिटस, डी फॉर डेड, राइट। सो इससे आप याद कर सकते हो, डेड एंड डिकेइंग organic matter, right? Dead and decaying organic matter. Now question number 5. Maple, beech and oak are found in, so maple, beech और oak कहाँ मिलते हैं? So ये आपको मिलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। क्यों? समझो,
जो ये जो है ना, ये ऐसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ होते हैं जो एक खास मौसम में जो है ना अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, डेसिडुअस, राइट, डेसिडुअस। सो अगर मैं आपको इसका बताऊं, जो मैपल हो गया और ओक हो गया, जो मैपल और ओक जो है ना, ओक के पेड़ जो शीतोष्ण पर्णपाती बोले तो टेम्परेट डेसिडुअस जो है ना जंगलों की पहचान होती है, इसलिए यहाँ पे ये आते हैं। Now let's go into question number 9. Unattached organisms which live at the air water interface are known as, यानी जो unattached organism रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, एयर वाटर के इंटरफेस में, उन्हें हम क्या कहते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज नियोस्टन। सो गाइज मार्क कर लो, ये क्वेश्चन भी जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट है। पिछले कई सालों के पेपर सॉल्व करने के बाद मैंने एनालाइज किया हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो जो न्यूस्टन को क्या कहते हैं, एक टाइप से पलटक कहते हैं, क्या कहते हैं, पलटक, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं, जो ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज़ से जुड़े यानी किसी चीज़ से अटैच होते हैं, बल्कि पानी के जो ना बिल्कुल ऊपर सतह जो अपर लेयर रहता है ना, अपर लेयर में तैरते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें नियोस्टन कहते हैं। यानी पानी और हवा की जो है ना बॉर्डर लाइन पर रहने वाले इन जीवों को क्या कहते हैं, नियोस्टन कहा जाता है। यानी जैसे मान लो पानी है जो पानी के ऊपर रहता है, सो दैट इज नियोस्टन, पानी और हवा के बीच में रहने वाला, राइट। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का लैंटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट, राइट। सो इसका आंसर है आपका सिंपल, लेक्स नहीं होता, वेटलैंड्स नहीं होता, इम्पाउंडमेंट्स नहीं होता, इसका आंसर है आपका रिवर। समझो क्यों। लैंटिक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। लैंटिक का मतलब होता है रुका हुआ पानी, जैसे झील हो गया, नदी का पानी हो गया, हमेशा वो जो है ना बहता रहता है, जैसे झील हो गया, पर नदी का पानी जो है ना हमेशा बहता रहता है। मान लो ये एक टाइप का पॉन्ड हो गया, एक टाइप का झील हो गया, राइट। सो यहाँ पे तो पानी रुका हुआ रहता है, कोई तैरता तो नहीं होता होगा, पर जो नदी का पानी है, राइट, जो नदी का पानी है वो तो हमेशा तैरता ही रहेगा, जैसे आप गंगा नदी हो गया, राइट। सो वो हमेशा तैरता रहता है। सो लैंटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, स्टैंडिंग। सो इनमें से जो है इम्पाउंडमेंट्स रुका हुआ रहता है, लेक्स रुका रहता है, वेटलैंड्स रुका रहता है, पर जो रिवर, रिवर बोले तो नदी, वो रुका हुआ नहीं रहता, वो बहता रहता है। क्या रहता है, बहता रहता है, राइट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। यानी नदी जो ना फ्लोइंग बोले तो लॉटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, रुके हुए लैंटिक का नहीं, राइट। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, राइट। इनमें से कौन सा एक प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड वाटर रहता है वो डायरेक्टली वेपर में चेंजेस होते रहता है, राइट। सो इसका आंसर आपका सिंपल है, इसका आंसर है सब्लिमेशन, बोले तो ऊर्ध्वपातन। सो क्यों, ये समझो। यानी जब जो है ना बर्फ बोले तो आइस बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होकर जो है ना, जो सॉलिड आइस रहती है, राइट, आपने देखा होगा, वो जब पिघल कर जो पानी बनने की जगह सीधा भाप बोले तो गैस में जो है ना बदल जाता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। आपने गाइस बहुत बार देखा होगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी बॉटल है, राइट, ये आपकी बॉटल है, राइट। सो ये पूरा आपने फ्रीज़र में डाल दिया था, ये पूरा ठोस बन गया, बोले तो सॉलिड बन गया गैस की तरह। तो यहाँ से जो है ना भाप निकलता होगा, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। सो व्हाट वी कॉल दैट प्रोसेस, दैट इज सब्लिमेशन, राइट। सो सॉलिड से डायरेक्टली गैस फॉर्म में बदलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। कुल इज़ अ ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ, यानी कुल जो है एक टाइप का ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस होता है कौन से स्टेट में। सो यस गाइज, हमेशा हमेशा याद रखना, ये होता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। यानी जो पहाड़ों पर जो है ना, जो पिघलती हुई जो बर्फ़ और झरने के पानी को जो है ना छोटी नहरों के जरिए खेत तक लाने के जो है ना इस पुराने सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कुल कहते हैं, राइट। यानी कुल जो है हिमाचल प्रदेश का एक ट्रेडिशनल जो है ना इरिगेशन टेक्निक है। इरिगेशन मतलब जो पानी देना खेतों में, सिंचाई, और अच्छी भाषा में बोल तो सिंचाई करना। सो दैट इज कुल, विच इज ऑलवेज यूज्ड इन, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज्ड इन हिमाचल प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ रबर,
यानी इनमें से जो है कौन सा सॉइल जो है एक टाइप से सपोर्ट करता है किसके कल्टीवेशन में, रबड़ के कल्टीवेशन में। सो हमेशा याद रखना इसका आंसर हमेशा एक ही मिट्टी करता है, एक ही मिट्टी जो ऐसे पॉसिबल बनाता है वो और कोई नहीं, वो है लैटेराइट सॉइल। अब समझो क्यों। जो रबर उगाने के लिए जो है ना बहुत बारिश और जल का जो है ना, बोले तो निकास, बोले तो जल का जो है ना वापसी जाना, बोले तो ड्रेनेज वाली मिट्टी चाहिए, उसमें चाहिए होती है। सो और जो लैटेराइट सॉइल जो रहता है ना उसी में केवल ये खूबी होती है। यानी रबर की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी जो है ना सबसे बेस्ट होती है। राइट, नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 14। Which one of the following is not one of the consequences of excessive irrigation? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है फॉर द एक्सेसिव इरिगेशन के लिए। राइट, सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी। समझो क्यों। यानी कि जब खेत में जो है ना ज़्यादा पानी भरने से फसल जो है ख़राब हो जाता है और ज़मीन की जो नमक की मात्रा, बोले तो जो सैलिनिटी जो है ना वो बढ़ जाती है। इससे जो है उपज जो उपज घटती है और बढ़ती नहीं है। यानी इससे जो है ना केवल उपज जो है ना घटती है यानी कम होती है, कभी भी बढ़ेगी नहीं। राइट, सो दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इको इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है जंगलों के लिए। सो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। राइट, सो ये आपका आंसर है। समझो क्यों। क्योंकि जो है ना जो जंगलों से जो मिलने वाली जो जड़ी बूटियाँ, राइट, जड़ी बूटियों को बेचकर जो है ना दवाई, बोले तो फार्मास्यूटिकल्स बनती है, दवाई बनती है जिससे पैसा मिलता है। सो ये आर्थिक लाभ है। कौन सा है? इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, आर्थिक लाभ है। राइट, यानी दवाइयों के रूप में जो मिलने वाले जो प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से आने वाले जो सीधी इनकम का जो है ना एक टाइप सा जरिया है। राइट, so now let's go into question number 16। which one of the following is not a cause of deforestation? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का कॉज नहीं है फॉर द डिफॉरेस्टेशन। सो फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज, पेस्ट अटैक। नाउ गेस गाइस, so the answer of this question is option number 3, that is selective cutting of the trees। समझो क्यों। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है पूरा जंगल साफ करना। सिर्फ कुछ गिने चुने सेलेक्टिव पेड़ कटने से जो है ना पूरा जंगल नष्ट नहीं होता, ये बात आपको माननी पड़ेगी। राइट, सो अगर सेलेक्टिव कटिंग किया जाए यानी एक टाइप से चयनात्मक कटिंग, बोले तो सेलेक्टिव कटिंग से जो है ना जंगल बना रहता है। सो ये डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण नहीं है। राइट, नाउ बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में। सो क्वेश्चन 17 में पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? यानी इनमें से कौन सा स्टेट जो है सक्सेसफुली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज वेस्ट बंगाल। समझो क्यों। जो लोकल लोगों रहते हैं और सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना इन दोनों ने जो है ना मिलकर सबसे पहले जो है ना वेस्ट बंगाल के जो जो अरावरी गांव में जो है ना जंगल बचाने का जो है ये एक टाइप का सिस्टम कामयाब जो है ना उन्होंने बनाया था, वो सिस्टम को जो है कामयाब बनाया था। सो इससे क्या हुआ, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है JFM सबसे पहले वेस्ट बंगाल में जो है ना सक्सेसफुल रहा। राइट, सो सबसे इसका आंसर आप हमेशा जो है वेस्ट बंगाल में डालना अगर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए तो। Now question 18, which one of the following are the most abundant life forms on the earth in the terms of number? यानी इनमें से कौन सा जो है ना सबसे ज़्यादा abundant life है in the forms on the earth in terms of number? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is insects and microorganisms। समझो क्यों। यानी गिनती के हिसाब से जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया पाए जाते हैं अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए। सो जो इंसेक्ट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर जो है सबसे ज़्यादा संख्या नंबर के हिसाब से कीड़ों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 19। पूछ रहा है द ट्रांस हिमालयाज बायोजोग्राफिक रीजन इज फाउंड इन, यानी ये जो बायोजोग्राफिक रीजन जो है ट्रांस हिमालयाज का कहाँ पाया जाता है। सो इसका आंसर है, याद रखना गाइस, इसका आंसर है हमेशा लद्दाख।
राइट, जहाँ से सोनम वांगचुक जी आए थे, राइट। सो लद्दाख, सो इसका जो है ना इनमें जो है ना मेन हिमालय के जो पहाड़ों के जो ऊपर वाले जो ठंडे मरुस्थल बोले तो कोल्ड डेजर्ट हिस्से को जो है ना ट्रांस हिमालय कहते हैं, और लद्दाख जो है ना इसी में आता है, राइट। सो लद्दाख जो है ट्रांस हिमालय रीजन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। नाउ 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोग्राफिक रीजन्स कवर्स द लार्जेस्ट इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा जो बायोजियोग्राफिक रीजन सबसे ज़्यादा कवर करता है इंडिया में। सो द डेक्कन पेनिसुला, समझो क्यों। दक्कन का प्रायद्वीप, यानी जो है ना भारत जो एरिया वाइज जो डेक्कन पेनिसुला जो है ना इंडिया का सबसे बड़ा बायोजियोग्राफिक जोन है, क्योंकि जो भारत का जो है ना जो नीचे वाला जो वी शेप हिस्सा है जिसमें साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया आता है वो डेक्कन पेनिसुला है, राइट। यानी वो हमारे देश का सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। नाउ 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी एक टाइप से इनडायरेक्ट यूज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू को। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू, राइट। जैसे सौंदर्य संबंधी मूल्य, समझो क्यों, जो प्रकृति की जो खूबसूरती का जो ना आनंद लेना इनडायरेक्ट यूज कहलाता है, राइट, एस्थेटिक वैल्यू। यानी नेचर की सुंदरता को देखना और उसे उससे जो है खुशी मिलना, वो क्या है, एस्थेटिक, यानी एक इनडायरेक्ट फायदा है। इसमें हम जो है नेचर को जो है ना नेचर का कोई फिजिकल सामान यूज नहीं करते, बल्कि उन्हें देखकर उनकी खूबसूरती को देखकर जो है ना खुशी मिलती है, आनंदित होते हैं, राइट। क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सा जो एक टाइप का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, वाइंड एनर्जी, ये तीनों अलग है। सो अपना यूनिक ऑप्शन है बायोमास एनर्जी, राइट। सो जैव पदार्थ ऊर्जा, यानी जो बायोमास जो है ना पुराने ज़माने से यूज़ होने वाला एक कन्वेंशनल सोर्स है, राइट। सो कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, परंपरागत, यानी इंसान जो है सदियों से लकड़ी और गोबर जो बायोमास जो है ना जलाकर आग और एनर्जी ले रहा है। ना क्वेश्चन नंबर 23, सो 23 में हमसे पूछ रहा है द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वॉज सेटअप इट, यानी पहला वेव जो एनर्जी का इंडिया था वो कब सेटअप हुआ था। गाइस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों के पेपर को सॉल्व करने के दौरान मैंने ये पाया हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सो इसका आंसर आपका होगा विजहिंजम, ये कहाँ पर है, केरला में, राइट, केरला, राइट। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, समझो क्यों। क्योंकि जो इंडिया का जो ना पहला वेव एनर्जी प्रोजेक्ट विज हिंजम में स्थापित हुआ था, जो समुंदर की जो लहरों जो वेव्स जो है वेव से जो समुंदर का जो वेव्स रहता है जो उनकी लहर होती है, सो उनकी लहर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है बनाने का जो है ना भारत का सबसे पहला प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था, केरला के विज हिंजम में लगा था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इंडियाज़ मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम, यानी इंडिया का जो है मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कहाँ से आता है। सो गाइज हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। सो इसका आंसर हमेशा कोल होगा, राइट। यानी जो इंडिया का ज़्यादातर कमर्शियल रिक्वायरमेंट जो है वो कोल से ही पूरा करता है। कोल को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, कोयला, राइट। आपने देखा होगा ब्लैक कलर का होता है, राइट। सो भारत में जो ना इंडस्ट्रीज और घरों को जो बिजली देने के लिए जो आज भी जो है ना सबसे ज़्यादा कोयला बोले तो कोल जलाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following is not a factor for the sustainable carrying capacity for the human species, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी नहीं है फॉर द ह्यूमन स्पीसीज। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझो क्यों, जो आर्थिक विकास स्तर रहता है वो इसका आंसर है। समझो क्यों, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना सीधे तौर पर एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन नहीं करता है। यानी कैरिंग कैपेसिटी जो है ना इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है रिसोर्स कितना है और हम उन्हें जो है कितना खा रहे हैं। यानी डायरेक्ट आर्थिक विकास बोले तो डायरेक्ट इकोनॉमी जो है ना इसका फैक्टर नहीं होता है, राइट। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 26, आस्किंग
Insecticides, particularly क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिड्यूस द पॉपुलेशन लेवल ऑफ, यानी रिड्यूस करता है पॉपुलेशन लेवल ऑफ किसका, किसका पॉपुलेशन रिड्यूस करता है, सो बैल्ड ईगल का पॉपुलेशन कम करता है। यानी जो क्लोरीनेटेड इंसेक्टिसाइड का जो है ना सबसे बुरा असर जो है ना शिकारी पक्षी जो बाल्ड ईगल पर जो है पड़ा था। यानी जो डीडीटी जैसे जो जहरीले कीटनाशक जब मछलियों के पेट में गए और उन मछलियों को जो है ना बाल्ड ईगल ने खाया तो उनके अंडे जो एग्स जो है कमज़ोर होकर टूटने लगे। इससे क्या हुआ, इनकी आबादी घट गई। यानी गाइस आप प्रोसेस समझ रहे हो। जो मछली थी मछली आई थिंक ऐसी बनता है। मछली ने जो चीज़ खाया जो जहरीले चीज़ था, फिर इस मछली को किसने खाया, ईगल ने, राइट। ड्राइंग पे नहीं जाना गाइस। ईगल ने खाया। सो जो इनके जो अंडे निकले वो कमज़ोर हो गए, जो कि टूटने लगे, ब्रोक हो गए, राइट। जिससे इनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई, राइट। यस, इनकी जनसंख्या कम हो गई, राइट। सो यस, नाउ आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 27। इन्वेसिव स्पीसीज विच कॉज स्किन एलर्जीज इज, यानी ऐसा जो इन्वेसिव स्पीसीज रहता है कौन सा जो है स्किन एलर्जी कॉज करता है, वो है कांग्रेस वीड, राइट। सो एक टाइप से आप इसे एक टाइप से मन ही मन आप ये जो है इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ये हमारी एक पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम है। सो कांग्रेस वीड, राइट। सो समझो ऐसा क्यों। जो कांग्रेस वीड जो है ना न सिर्फ खेती को नुकसान पहुंचाती है बल्कि इंसान को जो है ना एलर्जी भी देती है। अब समझो और ज़्यादा अच्छे से समझो, जो कांग्रेस जो है ना, जो कांग्रेस घास जो है ना एक बाहरी जो है एक टाइप का वीड होता है। वीड बोले तो खरपतवार, राइट। यानी जो तेज़ी से फैलता है। सो इसका जो पॉलन जो पराग जो रहता है, इससे जो है ना इंसानों को क्या होता है, स्किन एलर्जी और अस्थमा होता है, राइट। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 28 इज आस्किंग अबाउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन in situ conservation program. So guys, this question is also one of the most important question. The answer will always national parks, right। यानी जहाँ पर भी इन सिटू यानी इनसाइड वाला गया, एक तो इन सिटू होता है, एक इन सिटू होता है, राइट। इन सिटू कंजर्वेशन, एक एक्स सिटू कंजर्वेशन रहता है। इन सितु में क्या होता है, जो स्पीसीज जो बहुत ही ज़्यादा लो हो गए यानी जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई, यानी उन्हें जो है ना एक स्पेशल जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे उनकी सेवा की जाती है, राइट, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। सो कहाँ रखते हैं उसे, नेशनल पार्क्स, और भी बहुत जगह रखते हैं बट नेशनल पार्क प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक्स सेतु यानी उन्हें अपने जंगलों में जो है ना किसी सेफ जगह रखा जाता है। सो इस इन सेतु जब भी आ जाए इन सेतु कंजर्वेशन प्रोग्राम, सो हमेशा आपका आंसर क्या रहेगा, नेशनल पार्क, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन ओडिशा, यानी इनमें से जो है कौन सा वेटलैंड ओडिशा में लोकेटेड है। सो इसका आंसर है आपका चिलिका। समझो क्यों। जो है चिलिका जो है ना एक फेमस वेटलैंड है जो ओडिशा में जो है परमानेंटली बेस्ड है। यानी चिलिका झील जो है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी जो ब्रैकविस वाटर रहता है ना, उसका उसका जो है ना लागू है जो उड़ीसा स्टेट में है। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, राइट। सो इनमें से कौन सा जो एक टाइप का नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, राइट। सो खेत से जो बहकर आने वाला कचरा वो जो है ना नॉन पॉइंट पॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। यानी जब खेत का फर्टिलाइज़र पानी के साथ बहकर नदी में मिलता है तो वो किसी एक पाइप से नहीं निकलता, यानी बड़े एरिया से आने की वजह से इस जो है नॉन पॉइंट, इसे जो हम क्या कहते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट, यानी इनमें से कौन सा जो एक टाइप का मेजर सोर्स है ओजोन का एज ए पॉल्यूटेंट, राइट। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। समझो क्यों। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, सॉरी गाइस, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो सूरज की धूप की वजह से जो है ना रिएक्शन होता है, राइट। यानी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ओजोन पोल्यूशन का मेन कारण है, जो कि सूरज की धूप की वजह से रिएक्शन रहता है। यानी जो ग्राउंड पर
यानी जो ग्राउंड पर जो है ना, जो ओजोन गैस की जो फैक्ट्री से जो है ना डायरेक्ट निकलती है, जो ओजोन गैस जो है किसी फैक्ट्री से जो है डायरेक्ट निकलती है, ये ओजोन गैस जो डायरेक्ट निकलती है, राइट। सो ये सूरज की धूप बोले तो सनलाइट में जो है ना गैसेस के साथ रिएक्ट करने से बनती है। ये तो ओजोन गैस निकला, अब उधर से सूरज का धूप आया, राइट, सूरज का धूप आया, सो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बनता है, राइट, केमिकल रिएक्शन बनता है जो जिसमें क्या आता है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो एक टाइप का सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझो क्यों सल्फर ट्राइऑक्साइड क्यों है, क्योंकि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो रहता है ना, वो हवा में जो है केमिकल रिएक्शन से बनने वाला सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, यानी जो धुआं जो डायरेक्ट निकले वो प्राइमरी होता है, पर जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ना हवा में पुराने धुएं बोले तो SO2 के जो है ना मिक्स होने से जो है नया जो बनता है, यानी जो दो गैसेस का आपस में मिक्स होके जो नया गैस जो बनता है, राइट। सो इसलिए जो है ना इसे हम सेकेंडरी कहते हैं, राइट। सो सेकेंडरी सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा जो एक टाइप का फिजिकल एजेंट है फॉर द वाटर पॉल्यूशन, राइट। सो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पर्टिकुलेट्स। समझो क्यों। ओके, जो पानी का जो है ना फिजिकल स्ट्रक्चर बदलने वाले सॉलिड पार्टिकल्स को जो है ना पर्टिकुलेट्स कहते हैं, राइट। यानी जो पर्टिकुलेट्स का मतलब है कि पानी में जो तैरते हुए जो मिट्टी या धूल के कण, राइट, यानी ये पानी का कलर जो है ना और ट्रांसपेरेंसी जो फिजिकल अपीयरेंस रहता है उनको क्या कर देते हैं, खराब करते हैं, राइट। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का टॉक्सिसिटी का सिम्टम नहीं है, राइट। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिलीज आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ओके, सो समझो क्यों। जो रेडिएशन जो है ना, रेडिएशन छोड़ना एक टाइप का रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की नेचर है। सो टॉक्सिसिटी का सिम्टम नहीं है ये, यानी टॉक्सिसिटी यानी किसी जहर का असर जो है ना बीमारी देता है, लेकिन रेडिएशन निकलना एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ये किसी जहर बोले तो टॉक्सिसिटी की जो है ना बीमारी का लक्षण नहीं है। ना क्वेश्चन 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट नहीं है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कंडीशनिंग, राइट। सो कंडीशनिंग क्यों है ये समझो। कंडीशनिंग जो है ना, यानी कचरा साफ करने की जो फिजिकल या केमिकल विधि है उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, जो बायोलॉजिकल नहीं है, राइट। सो कंपोस्टिंग या डाइजेशन में जो बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल होते हैं, सो बैक्टीरिया जो कचरे को जो है ना सराहता है, पर कंडीशनिंग जो है मशीन्स और केमिकल से होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट का पार्ट नहीं है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लास्टिक्स। समझो क्यों। जो ऑर्गेनिक कचरा जो है ना वो होता है जो सड़ जाता है, सड़ जाए, जैसे सब्जी छिलके, सो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक टाइप से बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेड, राइट। सो जब प्लास्टिक जो है वो सड़ता नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक टाइप का नॉन ऑर्गेनिक है। यानी कि जो प्लास्टिक जो है एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक मटेरियल है जो कभी ऑर्गेनिक नहीं होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्लास्टिक्स। 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, यानी इनमें से कौन सा जो एक टाइप का बेनिफिट नहीं है, वेन एवर वी डू रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट इज नॉट अ बेनिफिट, राइट। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। समझो क्यों। यानी जो रिसाइकलिंग करना जो है ना अच्छी बात है, ठीक है, रिसाइकलिंग करना अच्छी बात है, पर प्लास्टिक पिघलने वाले जो प्लांट में जो है, प्लास्टिक पिघलाने वाले जो प्लांट में जो है उनमें भी एनर्जी लगती है और थोड़े धुआं निकलता है। सो इसलिए ये कहना है कि इससे जीरो पॉल्यूशन होता है, ये गलत बात है, राइट। यानी रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी थोड़ा पॉल्यूशन जरूर होता है। 38,
Guys, now this question is also one of the most important question. Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) was established in the year, हमेशा याद रखना, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988 इसका आंसर है, राइट। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, राइट। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 39। पहले इसका मतलब समझो 1988 में क्यों। यानी जो आईपीसीसी का जो है ना गठन बोले तो फॉर्मेशन साल 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। यानी दुनिया भर की मौसम की जो है संस्थानों ने मिलकर 1988 में क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए इस ग्लोबल पैनल को बनाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। ओजोन कहाँ पे मिलता है, राइट। सो ओजोन मिलता है आपका ऑप्शन नंबर 2 पे, दैट इज स्ट्रॉटोस्फेयर पे। यानी हमें जो है सूरज की यूवी किरणों से बचाने वाली असली और घनी ओजोन लेयर जमीन से जो है ना 15 से 35 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रॉटोस्फेयर में मिलती है। सो याद रखना गाइस, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कितने किलोमीटर पे, तो 15 से 35 किलोमीटर, राइट। सो अगर मैं आपको बताऊं, जो गुड ओजोन जो है ना हमेशा स्ट्रॉटोस्फेयर में, जो समताप मंडल रहता है उनमें होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। नाउ पीएच पीएच ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन वाटर कितना होता है, उनका पीएच वैल्यू हमेशा याद रखना 5.7 होता है पीएच वैल्यू। क्योंकि जो हवा में जो मौजूद जो नेचुरल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब नॉर्मल बारिश के पानी से मिलती है तो वो जो है ना उसे बहुत हल्का यानी एसिडिक बना देती है, यानी 5.6 से 5.7 के आसपास, राइट। सो साफ और अप्रदूषित बारिश का पानी भी जो है ना नेचर में थोड़ा सा एसिडिक बोले तो पीएच 5.7 होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। Which of the following amendments made the protection and improvement of natural environment as fundamental duty? यानी इनमें से कौन सा जो अमेंडमेंट बोले तो चेंजेस जो है बनाता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एज फंडामेंटल ड्यूटी। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। समझो क्यों। जो 42nd चेंजेस आए थे, 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस आए थे उनके बाद जो है ना एनवायरनमेंट को बचाना एक फंडामेंटल ड्यूटी बना, राइट। सो इंडिया की संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना 1976 में, अब आप 1976 याद रखना, 1976 में 42वां यानी 42वां संशोधन बोले तो अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें कहा गया कि नेचर को बचाना जो है ना हर भारतीय का फर्ज है, बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal is known as, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं द बेसल कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 3। समझो क्यों। क्योंकि जो बेसल कन्वेंशन का काम जो है ना हैजार्डस वेस्ट को जो है बॉर्डर पार यानी ट्रांसपोर्ट को रोकना है। सो अमीर देश अपना जहरीला कचरा जो है गरीब देशों में जो है ना फेंक देते हैं। सो इस रूल को जो है ना कंट्रोल करने के लिए बेसल बोले तो स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल कानून बना हुआ था। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। सो 43 में पूछ रहा है, सो इन दिल्ली न्यू व्हीकल्स शुड हैव पॉल्यूशन प्रिवेंशन मैकेनिज्म कंपैरेबल टू, यानी दिल्ली में जो है ना नए व्हीकल्स के लिए जो है एक पॉल्यूशन प्रिवेंशन मैकेनिज्म कंपैरेबल होना चाहिए। अब इसमें पूछ रहा है कौन से वाले, न्यू व्हीकल शुड हैव पॉल्यूशन प्रिवेंशन मैकेनिज्म कंपैरेबल टू, किससे कंपेयर किया जा सकता है, BS3, BS4, BS5, BS6। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज BS4। समझो क्यों। यानी जो है ना हवा साफ करने के लिए जो है ना सरकार ने नई गाड़ियों के लिए BS, अब BS का फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पूछ सकता है। सो BS का फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज, भारत स्टेज, राइट। सो भारत स्टेज 4 यानी भारत स्टेज के जो है नए रूल्स बनाए हैं, जिसमें जो है BS6 सबसे लेटेस्ट है और स्ट्रिक्ट इंजन रूल है। यानी कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं, सो आजकल दिल्ली में जो है ना नए व्हीकल्स को BS4 नॉर्म्स यानी जो मानदंड जो कानून उनसे पास करना ही पड़ता है। नाउ लेट्स गो इनटू क्वेश्चन नंबर 44। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 44। अब इसमें पूछ रहा है कि
At the dawn of, dawn of agriculture, about 8000 BC, the world population was some around, guys. So अब इसमें पूछ रहा है कि यानी लगभग जो 8000 BC जो था, 8000 BC वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है कितना था लगभग. सो तभी था अपना 50 लाख के लगभग, दैट इज 5 मिलियन. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सो 5 मिलियन इज इक्वल टू 50 लाख, राइट. सो 5 मिलियन लगभग पॉपुलेशन था. Now question number 45. Which one of the following terms is not a part of WHO डेफिनेशन ऑन हेल्थ, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, राइट. सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल. मेंटल इज अ पार्ट ऑफ WHO, फिजिकल भी एंड सोशल भी, बट साइकोलॉजिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ WHO. यानी समझो, जो WHO जो है ना, WHO बोल तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. सो WHO कहता है कि हेल्थ का मतलब है फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल बोले तो मानसिक, और सोशल फिटनेस. यानी इन्होंने जो है ना साइकोलॉजिकल वर्ड जो है ऑफिशियल डेफिनेशन में ऐड नहीं किया है. सो इसका कंक्लूजन यही है कि WHO की हेल्थ डेफिनेशन में साइकोलॉजिकल वर्ड इंक्लूडेड नहीं है, राइट. Now let's go into question number 46 is asking about which one of the following is not a geological hazard. यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का जियोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है. सो यस, द आंसर इज ऑलवेज दैट इज ग्लेशियर एडवांसेस. अब समझो क्यों. जो ग्लेशियर एडवांसेस होता है, हिमनद आगरे, यानी जब भी भूकंप बोले तो अर्थक्वेक, या भूस्खलन बोले तो लैंडस्लाइड, अचानक तबाही बोले तो हैजार्ड मचा देता है, तबाही मचाते हैं. पर जो ग्लेशियर, जो बर्फ का पहाड़ रहता है, वो जो है ना धीरे धीरे आगे बढ़ना एक नेचुरल और स्लो प्रोसेस है. सो ये हैजार्ड नहीं है, राइट. यानी जो एवलेंसेस हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, लैंड स्लाइड्स हो गया, ये एक टाइप का जियोलॉजिकल हैजार्ड है, यानी बोले तो आपदा है. पर जो ग्लेशियर एडवांसेस जो है ना, ये इसका इसका नेचर ही है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है. सो ग्लेशियर एडवांस एक नेचुरल प्रोसेस है. कोई इसमें जो है, जो बोले तो भूगर्भीय आफत बोले तो जियोलॉजिकल हैजार्ड ये नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. इन विच ईयर इंडियन कोस्टाइल एक्सपीरियंस द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. यानी कौन से ईयर में जो है इंडियन कोस्टाइल ने एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही डिवास्टेटिंग सुनामी आया था. सो 2004, गाइस ये याद रखना, 2004 में सुनामी, बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग सुनामी आया था. Now question number 48. Which one of the following is not one of the three major views on nature? यानी इनमें से कौन सा जो है एक टाइप का 3 मेजर व्यूज नहीं है नेचर के लिए. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द इंडियन, भारतीय. समझो क्यों. यानी कि जो है ना एनवायरमेंटल फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर बस 3 व्यूज पढ़ाए जाते हैं. वो है वेस्टर्न, ईस्टर्न और सिनेटिक. ये तीनों पढ़ाए जाते हैं, राइट. ये तीनों पढ़ाए जाते हैं, बट द इंडियन नहीं पढ़ाए जाते हैं, राइट. सो जो एनवायरमेंटल फिलोसफी है सब्जेक्ट के अंदर तीनों सबसे पढ़ाया जाता है, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सिनेटिक बोले तो चाइनीज़. सो इस लिस्ट में जो है ना द इंडियन अलग से शामिल नहीं है. सो कंक्लूजन क्या है आपका. सो नेचर के जो मेन व्यूज़ में जो है ना द इंडियन नाम का कोई दृष्टिकोण बुक में दर्ज नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. सो लास्ट सेकंड क्वेश्चन. Yes guys, there is one mistake in the question paper, let me tell you. So there is 48 question and the next page is also starting from the 48 question, so that is wrong. Um, this is the 49 question, right. This is the 49 question and the last is 50 question, right. So this is the mistake from the IGNOU, right. So let's go into question number 49. So yes, 49. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल इक्विटी. यानी इनमें से कौन सा जो एक टाइप का एनवायरमेंटल इक्विटी का कैटेगरी नहीं है. सो इसका आंसर है आपका साइकोलॉजिकल बोले तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर 4. समझो क्यों. जो एनवायरमेंटल इक्विटी जो है ना बोले तो समता का मतलब है सबको बराबर का हक मिले, जिसके अंदर जो है ना प्रोसीडुरल यानी ज्योग्राफिकल और सोशल हिस्से आते हैं. सो साइकोलॉजिकल नहीं आते. सो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया. जो साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है एनवायरमेंटल इक्विटी बोले तो समता का फैक्टर नहीं होता है. सो दैट इज द आंसर इज
साइकोलॉजिकल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 पूछ रहा है ENVIS सेंटर एट टेरी TERI वर्क्स इन द एरिया ऑफ, यानी कौन सी एरिया में ये काम करता है। सो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। समझो क्यों। जो TERI इंस्टीट्यूट, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म समझो, एग्जाम में पूछ सकता है। TERI का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, राइट। सो TERI इंस्टीट्यूट का जो है ना ENVIS सेंटर जो है ना स्पेशली ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, राइट। ग्रीन, रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेशन को वो इकट्ठा करता है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया, जो TERI इंस्टीट्यूट होता है वो ENVIS सेंटर का जो ना मेन टारगेट जो है रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरनमेंट होता है। सो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। सो यस गाइज, इसी के साथ आपका पेपर होता है ख़त्म। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बट स्टिल येट अगर आपके, वैसे तो आपके मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए जिस तरीके से मैंने बताया हूँ, पर जाहिर सी बात है अगर कोई डाउट आती है सो आप बेझिझक विदाउट द हेजिटेशन यू कैन सिंपली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रियली ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स वट एवर यू आस्क, राइट। सो यस गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। यस, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल देन यू कैन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload more videos so you get first, right? So yes guys, all the best for exam। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।